माननीय श्री चंद्रशेखर प्राण जी, जो देश के युवा वर्ग के चहेते हैं, आपने भारत सरकार के युवा एवं खेल विभाग में रहते हुए देश के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आप गांधीवादी विचारक हैं, आप महान विभूति। भारत सरकार से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने देश में एक तीसरी सरकार अभियान का बड़े ही सफलतापूर्वक और बड़े ही ताकत के साथ उसका संचालन किया है। आपको अपने इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पाकर हम सब बहुत गौरवान्वित हैं और हृदय से आपका स्वागत करते हुए आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं कि आपके वक्तव्य से परिकल्प योगम फाउंडेशन निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ेगा। आपका ज्ञान, आपके अनुभव हमें प्रेरणा देंगे। सभी को प्रणाम और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। पहले गुरु जी को सादर प्रणाम, गणेश जी को भी प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम। जैसे प्रणाम सभी को। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जब नया वर्ष शुरू हो रहा है, उसके प्रथम दिवस में ऐसे एक बहुत उल्लेखनीय कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मिला, अवसर मिला। मैं इसके लिए गणेश जी के प्रति आभारी हूँ, उन्होंने ये अवसर दिया। गणेश जी से मेरे ख्याल से मेरा संबंध लगभग 2 दशक से ज्यादा है। ज्यादा है सर, 3 दशक हो गया। हाँ, लगभग 3 दशक पुराना संबंध है। उन्होंने जब अपने योग कार्यक्रम की शुरुआत की थी, एक छात्र के रूप में या फिर बाद में शिक्षक के रूप में, उस समय से मैं उनसे जुड़ा हूँ, उनके संपर्क में रहा हूँ। और बीच में बहुत सारे जो उतार चढ़ाव आए, जो क्रम चले, उन सब का भी मैं कहीं ना कहीं उनके साथ साक्षी रहा हूँ या शेयर करता रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने मेरे परिचय में बताया था कि मैं मुख्य रूप से नेहरू युवा केंद्र, जो भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, एक डिपार्टमेंट है, उसमें काम करता था। वो दुनिया का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 3 लाख विलेजेस में, गांवों में युवा क्लब हैं उसके। और लगभग आज की तारीख में जो लगभग 700 जिले हैं देश के, तो हर जिले में उसका कार्यालय है, हर जिले में उसका एक अधिकारी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ग्रुप का अधिकारी होता है, और उसके नीचे पूरा का पूरा सेटअप है उसका। मैं उसके नेशनल डायरेक्टर के रूप में पिछले 15 सालों तक मुझे काम करने का अवसर मिला, और उस दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में लाखों नौजवानों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। उसी क्रम में गणेश जी से भी, और मेरे ख्याल से और बहुत सारे लोगों से हुई। गणेश जी तो इलाहाबाद के रहने वाले थे, मैं भी इलाहाबाद का हूँ। हम अपने नौजवानों को, जो हमारे वॉलेंटियर्स होते थे और जो यूथ लीडर्स होते थे, इन लोगों की जब भी कोई ट्रेनिंग होती थी तो योग जरूर करवाते। आज से ही नहीं, लगभग जैसे कह रहे हैं कि पिछले 30 सालों से हमने शुरू किया था, 30-35 साल पहले ये शुरुआत कर दी थी। मुझे याद है कि 1987-88 से हम रेगुलर उन लोगों के योग करें वो लोग, क्योंकि उसके पहले लगभग 4-5 साल पहले से मैं अपने जीवन में रेगुलर आसन, ध्यान, प्राणायाम, इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने लगा था। और तब से आज तक कभी भी उसमें एक दिन का भी नागा नहीं हुआ है कि लगातार एक दिन का भी नागा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कहीं भी बहुत सारी यात्राओं पे रहता हूँ, कैसे भी रहता हूँ, लेकिन जब ट्रेन से उतरा, जहाज से उतरा और अपने जहाँ मुझे रुकना है वहां पहुंचा, तो जो पहला कर्म होता है वो आसन, ध्यान और प्राणायाम का होता है। इवन खाना खाने का टाइम है तो खाना छोड़ देता हूँ उससे पहले।
तो एक उसकी एक बहुत साहस, जैसे अभी कह रहे थे ना जीवन का अनुशासन है, तो उस अनुशासन के रूप में मैं उसे जीता आ रहा हूँ। और शायद उसी का प्रभाव है कि आज भी लगातार करीब 7 साल हो गया जब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया सरकार से, और ले करके तब से अब तक उससे ज्यादा सक्रियता के साथ पूरे देश में काम कर रहा हूँ इस समय। वास्तव में मेरे लिए तो पूरा इन्हीं लोगों के साथ काम करते हुए, और इसकी शुरुआत भी अध्ययन से नहीं व्यवहार से हुई। क्योंकि बिना जब तक बहुत ज्यादा योग को जाने, उसका शास्त्र पढ़े और सीधे योग करने की प्रक्रिया में आया, और योग को ये था कि सिर्फ आसन से नहीं जाना, बल्कि उसकी शुरुआत मेडिटेशन से किया, प्राणायाम और मेडिटेशन से। आसन तो उसके बाद आया, पहले तो प्राणायाम और मेडिटेशन से जिनके साथ हमने शुरू किया, जिस गुरु ने सिखाया शुरुआती दिनों में, 1985 में पहली बार श्री श्री रविशंकर, आप लोग सब जानते हैं, जी। उन्होंने खुद मुझे 1985 में योग का प्रशिक्षण दिया था। तब उनका आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स जिसको कहते हैं, तब उसका ये नाम नहीं था आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स का। तब तो इसे अपने आप को जानिए कोर्स का नाम था, अपने आप को जानिए। तो वहां से शुरुआत की थी, और तो वो तब से अनवरत चलता रहा। लेकिन अपने कार्य के क्षेत्र में इसको व्यवहार में समझने का, और जब व्यवहार में उसको समझने लगा, तो शास्त्रों के द्वारा भी उसे समझने का अवसर मिला। जैसे मैं कह ही रहा हूँ कि मैं युवाओं के साथ काम करता था, तो जब युवाओं के साथ काम करता था तो यूथ लीडर के डेवलपमेंट का काम बराबर रहता था। यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग बहुत करते थे, लाखों युवकों को हर साल ट्रेन करते। उसी क्रम में जब नेतृत्व की बात आई, लीडरशिप की बात आई, और स्पेशली गांव के लीडरशिप की बात आई, तो फिर बहुत स्वाभाविक था क्योंकि गांव से जुड़े थे, गांव में पैदा हुए थे, प्राइमरी तक की एजुकेशन, जूनियर हाई स्कूल तक की पढ़ाई गांव में किए थे। तो गांव में एक शब्द सुनते थे हम लोग, पंच परमेश्वर शब्द। पता नहीं आप लोगों ने भी कितनों ने सुना है, नहीं नहीं तो प्रेमचंद की कहानी तो पढ़ी ही होगी, पंच परमेश्वर। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन्होंने जरूर पढ़ी होगी, अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को भी आजकल पढ़ाया जाता है। तो वो पंच परमेश्वर जब समझने लगा कि ये पंच परमेश्वर क्या होता है, और उसकी जो विशेषताएं बताई जाती थी, उसकी जो लोक श्रुतियों में या लोक कहावतों में या लोक कथाओं में जो पंच परमेश्वर की व्याख्या आती थी, और प्रेमचंद के उस कहानी में जो पंच परमेश्वर की व्याख्या आई, या उसका जो निरूपण हुआ, जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया गया, तो उसमें एक चीज लगा कि ये जो पंच होता है वो एक तरह से लीडर है। पंच वही होता है जो लीडर होता है, जिसको पंच उसी को बनाते हैं जो लीड कर रहा है, जिसको लीडर के रूप में देखते हैं, और जो निर्णय दे सकता है। तो निर्णय देने के लिए फिर ये लगा कि निर्णय तो जज भी देता है, तो वो माई लॉर्ड कहते हैं उसको, ईश्वर कहते हैं उसको भी, जज को भी कहते हैं ना वो माई लॉर्ड। और इतना नहीं, बल्कि हर बार कहा जाता है कि जज अपने विवेक से निर्णय लेगा। ये कहता है कि जज को, तो ये निर्णय जो होता है वो विवेक के साथ होता है। विवेक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो और विवेक क्या होता है, वो ईश्वर, ईश्वर के साथ जुड़ता है। तो ये चीजें काम करते करते समझ में आने लगी कि अगर पंच का मतलब लीडर है, और परमेश्वरत्व का मतलब सदविवेक है, तो पंच परमेश्वर का मतलब विवेकवान नेतृत्व हुआ। ये एक नई समझ बनी पंच परमेश्वर को लेकर के, और उस पर फिर मैं युवाओं के बीच बात करने लगा उनकी लीडरशिप क्वालिटी को, कि जब आप में निर्णय लेने की क्षमता आती है, तभी आप सही अर्थों में नेता होते हैं, आप नेतृत्व जाते हैं। फिर मुझे लगा कि ये विवेक शब्द क्या होता है। मैंने अपने तमाम मित्रों से, हमने कहा कि हम एक ऐसा कुछ करेंगे कि योग के माध्यम से और दूसरे जो आज का आधुनिक ज्ञान है उसके माध्यम से कुछ विवेकवान नेतृत्व तैयार करने का काम हम लोग करेंगे। उसके लिए हमने उस समय कल्पना की थी कि पंच परमेश्वर विद्यापीठ बनाएंगे हम लोग, इस तरह की कल्पना की थी। लेकिन उसमें एक शब्द का अंग्रेजी अर्थ ढूंढने लगा कि मान लीजिए विवेक का अंग्रेजी क्या होता है। बहुत सारे मित्रों से पूछा, और पता नहीं आप में से भी बहुत सारे साथी हैं, कभी अगर उसका कोई सही अंग्रेजी शब्द मिल जाएगा तो जरूर बता दीजिएगा। आज तक मुझे विवेक का अंग्रेजी शब्द सही अर्थ, तो मैंने कहा चलो और देखते हैं कहाँ है जहाँ विवेक जागृत होता है। तब पतंजलि योग सूत्र को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि योग तो करता ही था।
तो पतंजलि योग सूत्र को वैसे भी पढ़ता था, बहुत कुछ पढ़ा था, और पढ़ते हुए ये देखा था कि प्रकृति विज्ञान से लेकर के भौतिक विज्ञान और एक तरह से शरीर विज्ञान तक इतनी बेहतर व्याख्या पतंजलि की योग सूत्र में दी गई है, शायद आज का विज्ञान और आज का शास्त्र उस तरह की व्याख्या नहीं करता, उस तरह का वो विवेचन नहीं कर सकता। उसी क्रम में जब पढ़ते पढ़ते एक दिन विभूतिपाद है, आप सबको पता है, पतंजलि योग शास्त्र में तीसरे भाग में विभूतिपाद है, और विभूतिपाद में जब धारणा, ध्यान और समाधि की बात की जाती है मोटे तौर से, तो उसके जो उसका 51 जो श्लोक है, अगर कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, उसमें विवेक की बहुत अच्छी व्याख्या की गई। पहली बार 51 और 55 में वो निकल करके आया कि धारणा क्या है। पहले तो 51 में उसने धारणा को बहुत अच्छी ढंग से व्याख्या किया कि किसी क्षण में, जो क्षण होता है उस क्षण में या उसके क्रम में, किसी क्रम में जब आपका एक जगह आपका मन स्थिर होता है तो वो धारणा हो जाती है मोटे तौर से। और कहा जब वहां स्थिर होता है चित्त, तब उसके बाद आपकी प्रज्ञा बुद्धि का जागरण होता है, और प्रज्ञा बुद्धि से जो निकलता है वो विवेक होता है। ये विवेक शब्द को लेकर और विवेक की व्याख्या को, और वही कहा जाता है फिर आप का चित्त शांत हो जाता है और आप ईश्वर में हो जाए। कैवल्य अवस्था जो है वो फिर आकर के उसी में बताई जाती है कि आपको कैवल्य प्राप्त होता है। तो लगा कि जब हम विवेक शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह विवेक वहां जाता है। और आज की तारीख में नेतृत्व है, गांव से लेकर के राष्ट्र स्तर तक नेतृत्व का अभाव नहीं है, लीडरशिप की कमी नहीं है, लेकिन लीडरशिप में जो विवेक होना चाहिए था वो विवेक गायब है। वो पंच परमेश्वर की जो परंपरा इस देश की संस्कृति में थी, वो पंच परमेश्वर की परंपरा ही गायब है। और शायद उसी की सबसे बड़ी आज की तारीख में जरूरत है व्यवहारिक जीवन में, कि पूरे योग दर्शन के माध्यम से या योग की प्रक्रिया के माध्यम से हम लोगों के अंदर के सद्विवेक को जागृत कर सके व्यवहारिक जीवन में। जो एक तो है कि ठीक है कैवल्य के लिए उसकी मिलेगा या नहीं मिला अलग बात है, वो एक अलग चीज है, मानते हैं हमारे शास्त्रों में तो शिक्षा का जो उद्देश्य तय किया गया है उसमें है ही, शिक्षा तो दो भागों में है, विद्या और कला में है, और विद्या के 3 भाग बताए गए थे सीधे सीधे, प्रज्ञा, शील और शील समाधि। और समाधि, यही 3 ही है, विद्या के 3 ही वो रूप है। तो प्रज्ञा है जो विवेकवान बुद्धि देती है, वही आ गया ना, प्रज्ञा विवेकवान बुद्धि देती है। शील जो हमारे अंदर व्यवहार देता है, हमारे विनम्र, आचरण को ठीक करता है, हमारी विनम्रता देता है। और समाधि तो वो कैवल्य की स्थिति है एक तरह से। तो पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली उधर जाती है, लेकिन ये स्कूलों वाली शिक्षा प्रणाली नहीं, बल्कि जो व्यवहारिक जीवन में, जो पारिवारिक जीवन में और जो सामाजिक जीवन में शिक्षा मिला करती थी, वो शिक्षा निरंतर हमको इस दिशा की ओर ले जाती थी। शायद आज उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए योग का जो व्यवहारिक पक्ष हो सकता है, जो लोक जीवन में सबसे ज्यादा स्वीकृत और समाहित हो सकता है, वो ये पक्ष है। और इस पक्ष की तरफ अगर परिकल्प योगम फाउंडेशन इस चीज को आगे बढ़ा सके तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात होगी, और एक आधुनिक समय में जिसकी सबसे बड़ी जरूरत है, उस जरूरत को पूरा किया जा सकता है। और शायद इसीलिए आज की तारीख में मैं जो बहुत सुनियोजित तरीके से पूरी अपनी जो सामाजिक जीवन की समझ थी, जो प्रशासनिक जीवन की समझ थी, और योग के माध्यम से थोड़ा बहुत जाने अनजाने जो एक आध्यात्मिक समझ बनी थी, एक चेतना की समझ बनी थी, उसके क्रम में जब सेवानिवृत्ति लेकर इस समय पूरे देश में यही कर रहा हूँ। पंचायतों को में कैसे बेहतर नेतृत्व खड़ा हो सके, पंचायतों में वो पंच परमेश्वर की परंपरा फिर से कैसे आ सके, पंच परमेश्वर के रूप में नेतृत्व विकसित कैसे हो सके, और सिर्फ पंचायत में नहीं बल्कि जो स्थानीय निकाय के रूप में नगर पालिकाएं हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी कैसे इस तरह बढ़ सके। तो लोगों की अपनी, उसको तो संविधान ने सेल्फ गवर्नमेंट कहा है ना, पंचायत और नगर पालिकाओं को। तो लोग जहां स्वयं सरकार होते हैं, स्वयं अर्थात कर्ता होते हैं, करता क्या, करता तो वही होता है, लेकिन जो की पर्सन होते हैं, जहां से चीजों को संचालित किया जाता है, एक व्यवस्था बनाई जाती है जीवन की, उसके जो एक तरह से मुख्य होते हैं, उनके अंदर अगर हम इस विवेक को जागृत कर सके, उनमें अगर पंच परमेश्वर का वो जो है और शिक्षा का जो सही अर्थ है, उस अर्थ में, चूंकि वो शिक्षा किताबों से नहीं मिल सकती, उसे तो जीवन के व्यवहार से लेना होगा। इस तरह
प्रैक्टिकल अभ्यासों से लेना, व्यवहारिक अभ्यासों से लेना होगा, तभी उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। उस दिशा में अगर बढ़ा जा सके तो बहुत बेहतर होगा। और मैं अपने अंत में कि मैं इस पूरे विवेक को लोगों को कैसे समझाता हूँ, वो आपको एक और देकर मैं लोगों से कहता कि नेतृत्व की 3 विशेषताएं होती है लीडरशिप की। एक होती है उसकी समझदारी। समझदारी का मतलब क्या होता है, ये जब समझाता हूँ कि समझ क्या होती है, तो समझ को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं अंग्रेजी में। अर्थात वो बाहर से नहीं आती समझ, समझ अंदर से आती है। तो जैसे एक सूचना होती है, जहाँ सूचना मिली, सूचना से जानकारी मिली, जानकारी को जब हमने कार्य कारण संबंधों से जोड़ा, तो वो विज्ञान बन गया, ज्ञान बन गया। कौन सा ज्ञान? तार्किक ज्ञान बन गया, जिसको विज्ञान कहा जाता है। तो वो कार्य कारण संबंधों से जुड़ते हुए तार्किक ज्ञान बनता है। वो ज्ञान, तार्किक ज्ञान जब अभ्यास में जाता है, प्रैक्टिकल में जाता है, तब वो अनुभव बन जाता है। और अनुभव जब मनुष्य की संवेदना से जुड़ता है, संवेदना जब कहते हैं, तब वहीं से उसका चेतन तत्व जुड़ना शुरू हो जाता है। जब उसकी संवेदना से जुड़ता है, तो वो अनुभूति बन जाता है, रियलाइजेशन जिसको कहते हैं। और वो रियलाइजेशन चेतना का विषय होता है, आत्म तत्व में के साथ समालीन होता है। और वहां से जो निकलता है, व्यवहारिक शब्दों में हम उसमें जिसको योग दर्शन में दूसरे रूप में व्यक्त किया गया है, आध्यात्मिक तरीके से, अगर हम उसको आज के तार्किक और व्यवहारिक तरीके से व्यक्त करें, तो वही जब निकलता है, तो वो समझ बनती है और वहां पर विवेक होता है। और ये अगर लीडरशिप की, आज हम कहते हैं ना कि पूरा का पूरा प्रशासन संवेदनहीन हो चुका है, उसमें संवेदना का कोई अर्थ ही नहीं रह गया उस प्रशासन में। उस लीडर में संवेदनहीनता आ गई है, उसमें ईमानदारी नहीं है, अंदर बाहर से एक नहीं होता। और जब ये समझदारी और ईमानदारी के अभाव में देश की लीडरशिप कहाँ जा रही है, तो ये योग सही अर्थों में, अगर उस अर्थ में अगर लोगों के जीवन में जा सके, हम लोग ले जा सके, तो शायद इस देश की लीडरशिप को एक नई दिशा मिल सकती है। और वो लीडरशिप सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से है, गांव से लेकर के, कस्बों से लेकर के और जिलों तक ले जा करके, और अंत में देश के स्तर पर अपने आप ही ऐसी लीडरशिप उभर करके आएगी। और इसी प्रयास में मैं लगा भी हूँ। और आपका ये परिकल्प योगम फाउंडेशन, मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से उसका भी अभीष्ट और लक्ष्य प्रकारांतर से यही है। तो कहीं एक साथ, मतलब जो मैं तीसरी सरकार अभियान चला रहा हूँ देश में, और ये परिकल्प योगम फाउंडेशन, और उन लाखों नौजवानों को जिन्हें मैं जिनके साथ जुड़ रहा हूँ, उन्हें अगर अ, अ, इस तरह गणेश जी उस दिशा में कुछ आगे ले चल सके, तो मैं आभारी रहूंगा। और शायद आज का ये नया दिन, जो एक नया वर्ष, जो अब हम लोगों ने पूरा 2020 ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से लगभग 15 से 20 राज्यों में हजारों लाखों नौजवानों को जोड़ा है इसमें, उसे अब व्यवहारिक रूप से योग के माध्यम से 2021 में कैसे उनमें से कुछ लोगों को भी अगर बाहर लाया जा सके, उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके, तो एक बड़ा काम होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं नए वर्ष की आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आभार सर, आप सब। बहुत बहुत प्रणाम आपको, धन्यवाद आपको। आप ऐसी विलक्षण तरीके से आपने तीसरी जो सरकार अभियान का जो लक्ष्य है, उसको योग के साथ कितनी विलक्षणता के साथ आपने उसको जोड़ा है। मैं तो बिल्कुल अभिभूत होकर के सुन रहा था कि ये सर आप ही कर सकते हैं। और हम तो, हमें पता है, बाकी और लोग, हमारे ओमवीर जी भी हैं और सब लोग हैं, वो आपसे पहली बार मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे सर, कि आने वाले समय में भी हम आपसे जरूर आने का आमंत्रण देंगे और आप उसे स्वीकारेंगे। और हम सबका भी लक्ष्य यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक किस तरह से अपनी सेवाएं दे सकें, पहुंचा सकें, और जो उनके जीवन का लक्ष्य है, उसकी ओर परिकल्प उनको आगे की ओर ले जा सके, एक सात्विक तरीके से, एक यौगिक तरीके से। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम।